तो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार राय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं का अध्ययन कराया जाता है और आप यहाँ पर इस विषय से संबंधित डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। तो आज यहाँ हम क्लास 10th का सिविक्स वाला पोर्शन जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड समकालीन राजनीति, समकालीन नहीं, यह है लोकतांत्रिक राजनीति 2, क्योंकि पहला खंड इसमें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये क्लास 10th का सिविक्स का बुक है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2। हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या है? नाम है सत्ता की साझेदारी, अर्थात हम किस प्रकार से पावर को शेयर करेंगे, वहाँ के लोगों के बीच क्या क्या प्रकार से हमारा है। यहाँ पर हम 2 मॉडल लेंगे, एक श्रीलंका का और एक लेंगे हम लोग बेल्जियम का। बेल्जियम आपको पता होगा, बेल्जियम एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है और श्रीलंका एक एशियन महाद्वीप का देश है और एशिया में ख़ास तौर पे ये दक्षिण एशिया का देश है। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की तुलना जो कराई गई है वो कराई गई है हमारे भारत के एक हरियाणा राज्य से। बेल्जियम जो कि हमारे हरियाणा राज्य के आबादी से भी आधी आबादी का है, अर्थात 1 करोड़ के लगभग आबादी है। वहीं श्रीलंका लगभग 2 करोड़ की आबादी है जो कि हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। दोनों की तुलना कराई गई है, क्या है, किस प्रकार से है, इन सब को एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वहाँ किस किस प्रकार के जातीय समुदाय, किस प्रकार के धार्मिक समूह रहते हैं, इन सब की चर्चा एक एक करके इस अध्याय में आगे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है सत्ता की साझेदारी। यहाँ पर हम परिचय में देख रखा, वहीं किस प्रकार से क्या होगा हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ मॉडल दे रखा बेल्जियम और श्रीलंका का। सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम। जैसे मैंने बता चुके पहले ही, बेल्जियम क्या है, एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है, एक यूरोप का महाद्वीप का देश है और इसमें हमारे क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएँ किस किस से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसको आप याद कर सकते हैं कि हमारा बेल्जियम की जो बाउंड्री है वो लगती है किन किन राज्यों से, उसे आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। किस तरीके से, आप देखिए ज़रा, उसे याद कर सकते हैं आप। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें आप। इसको आप देख सकते हैं, देखिए इसको याद कर सकते हैं। बेल्जियम की कौन कौन सीमा लगती है? तो फ्रांस, नीद में लक्स का एक साबुन आता है, लक्स साबुन कहाँ लेके भाग गया? फ्रांस नीद में लक्स साबुन लेकर जर्मनी भाग गया। कहाँ भाग गया? जर्मनी भाग गया। ऐसे आप तिकड़मबाजी करके बना सकते हैं, जो भी आपको समझ में बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से मेरे दिमाग में चला, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। आप चाहें तो याद कर सकते, सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। तो बेल्जियम की जो राजधानी वो है ब्रुसेल्स और इसकी सीमा लगती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। इसकी आबादी 1 करोड़ से आपको थोड़ी सी अधिक मिलेगी, यानी हमारे हरियाणा राज्य से करीब आधी। इस छोटे से देश की जो समाज की जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। और किस प्रकार से जटिल है भाई? वहाँ के लोगों के रहने वाले समुदाय में किस किस प्रकार के लोग रहने वाले हैं उसका देख रहे हैं कि हमारे देश, उस देश का, खासतौर पर कौन से देश का? बेल्जियम को आते हैं। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अभी आपको दिखाएंगे फ्लेमिश इलाका का, डच इलाका कौन सा? फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो कौन सी भाषा बोलता है? डच। 40% लोग हमारे हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। तो आपको ये होगा, फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग भाषा बोलते हैं डच, FD। वहीं वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग बोलते हैं फ्रेंच। तो एक है फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग डच भाषा बोलते हैं और वेलोनिया में रहने वाले जो 40% लोग हैं वे रहते हैं, वो बोलते हैं भाषा फ्रेंच। और जो 1% लोग हैं, आप देखेंगे 59, 40, 49% हो गया, 99% हो गया, और 1% जो लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन भाषा। जबकि ठीक इसके उलट कंडीशन है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फ्रेंच
और डच का आंकड़ा बदल गया है, फ्रेंच और डच का। फ्रेंच का आंकड़ा है 80% और डच का है 20%, जबकि सेंट्रल पूरे देश में डच हमारा अधिकतम है 59%, फ्रेंच हमारा 40%। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पर इसका आंकड़ा जस्ट इसके उलट मिलता है। अब जब आप देखते हो कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि पूरे देश में चूँकि अल्पसंख्यक हमारे हैं फ्रेंच भाषी लोग, तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग एज़ कम्पेयर टू उनसे डच लोगों से ये क्या हैं, समृद्ध और ताकतवर। और जिस चीज़ का उल्टा होगा कि बहुसंख्यक डच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोर और अमीर नहीं रहे हैं, वो गरीब रहे होंगे, उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है। बहुत बाद में जब जाकर आर्थिक विकास हुआ और शिक्षा का लाभ पाए हैं डच भाषी लोग, तो उनको इस स्थिति से नाराज़गी थी, वो इस बात से परेशान थे, नाराज़ थे। इसके चलते हुआ कि 1950 से और 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के बीच सबसे ज़्यादा जो तल्ख स्वरूप देखने को मिला वो मिला ब्रसल्स में। सबसे तीखा रूप ब्रसल्स में, जो कि ब्रसल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अधिक बहुसंख्यक में थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। जबकि जस्ट इसका उल्टा था हमारा कि फ्रेंच भाषी लोग संख्या बल में कम अल्पसंख्यक, लेकिन पावर और पैसे में समृद्ध ज़्यादा। अब एक तुलना कराते हैं एक दूसरे देश की, जो कि है श्रीलंका। और श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है, द्वीपीय देश, जो हमारे भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। और ये बढ़ता है दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग। इस यहाँ से एक क्लियर हो गया कि श्रीलंका दक्षिण एशिया का हमारा एक देश है। सबसे प्रमुख जो सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप है, वो है सिंहलियों का। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह श्रीलंका का कौन सा, सिंहलियों का, आबादी का 74%। फिर नंबर आता है तमिलों का, आबादी का 18%। इन तमिलों में भी 2 कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी है श्रीलंकाई तमिल का और एक कैटेगरी है भारतवंशी अर्थात इंडियन ओरिजिन का। श्रीलंकाई तमिल हैं 13%, जबकि ये हैं 5%। टोटल मिलकर हो गया 18%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने बता दिया वो थोड़ा सा एथनिसिटी ये ग्रुप का देख लीजिए कि कौन कौन सा कहाँ पर है। ये आपका इलाका जो है आपको दिखा रहा है, ये इलाका जो पीला वाला कलर दिख रहा है, ये इलाका फ्लेमिश कितने परसेंट है, 59%। कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा। रेड जो आपको दिख रहा है ये है वेलोनिया भाषा, फ्रेंच 40%। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है ये साइड में, ये है जर्मन भाषी लोग बोलने वाले लोग, तो 59, 40। और ये जो हल्का सा ये कलर दिख रहा है यहाँ वाला, ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स। यहाँ पर कंडीशन कुछ दूसरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 80 और 20 का आंकड़ा है फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। अब थोड़ा देखते हैं जाति बनावट श्रीलंका की। मैंने दिखा दिया सब क्या क्या है। एक यहाँ पर डेफिनेशन है एथनिक या जाति का, तो एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो, लेकिन ये सभी अपने आप को एक महसूस करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा पूर्वज लगभग एक ही रहे थे, इस वजह से वो अपने आप को एक मानते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं श्रीलंका का एक मैप देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। मैंने बताया कि 13% वहाँ श्रीलंकाई तमिल, हिंदुस्तानी तमिल है 5%। जो हिंदुस्तानी तमिल है वो कैसे आए यहाँ पर आ गए भाई, भारत में, भारत से यहाँ पर आ गए। तो ये लोग औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका के आप नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये लोग उत्तर और पूर्वी प्रांतों में अधिक इनकी आबादी है। अधिकतर जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध और तमिल भाषी लोगों में कुछ लोग हिंदू और कुछ लोग मुसलमान, अर्थात तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, जबकि बौद्ध मत को मानने वाले वो अधिकतर सिंहली भाषी लोग। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा है जो कि 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे
अब यहाँ पर देखिए, अब क्या आप ज़रा सोचिए ये सारी बातें जो आपने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में। अब आप विचार करिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग अपनी इच्छाएँ थोप सकते थे। यहाँ देखा डच चूँकि 59% हैं और फ्रेंच कम हैं, तो इस आधार पर तो जर्मन भाषी लोगों पर और फ्रेंच भाषी लोगों पर बेल्जियम वाले में डच भाषी लोग अपनी ताकत दिखा सकते थे, इच्छा दिखा सकते थे, थोप सकते थे। इससे उनके बीच लड़ाई क्या हो जाती और बढ़ जाती। लेकिन संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, पता है आपको 74% था। तो यहाँ पर तो बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग अपने मुल्क में मनमानी चला सकते थे। अब देखते हैं कि वास्तव में इन दोनों देशों में अलग अलग क्या हुआ है। अब पहला कंडीशन श्रीलंका में चूँकि बहुसंख्यकवाद है, अर्थात जिसकी संख्या क्या है नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं बहुसंख्यक। वर्ड से ही बहु मतलब ज़्यादा, संख्या मतलब संख्या में। तो ऐसी आबादी, यहाँ डेफिनेशन दे रखा है, उसको पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बहुसंख्यकवाद क्या कहलाता है। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो इसने किया क्या? अब आपको जानना होगा कि श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो कि ब्रिटेन से इसने भी आज़ादी पाई, क्योंकि अभी एक ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। अब सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, अपना स्टेब्लिश जमाना चाहा, उस पर अपना प्रियोरिटी, अपनी सुपेरियॉरिटी। किस वजह से कि हमारे अधिकतर समुदाय के लोग हैं वो सिंहली समुदाय के लोग हैं और सिंहली समुदाय के नेताओं ने चूँकि उनका ही बहुसंख्यावाद था तो उसके आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से हुआ क्या कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परस्ती के तहत अनेक कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए उसको ज़रा देखें आप लोग। तो 1956 में एक कानून बनाया, 1956 में एक कानून बनाया गया और तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। 3 कानून बना करके 3 चीज़ों को लगभग, एक मात्र राजभाषा सिंहली, दूसरा विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। नए संविधान में ये भी प्रावधान किया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को क्या कर दिया, नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, अर्थात किसी प्रकार का संवेदना उनको व्यक्त नहीं करते। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित करे। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम हुआ कि सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए। अब एक यहाँ मैप देखिए आप, ये है श्रीलंका का मैप और इसमें आपको देखना होगा कि कौन कहाँ से जो सिंहली हमारे हैं वो हैं पीले वाले में, देखिए एक बार पूरा पीला देखिए। श्रीलंकाई जो तमिल है वो हैं आपके किनारे में जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला इलाका आपका ये हैं श्रीलंकाई तमिल, ये हैं भारतवंशी तमिल और मुसलमान है जो डॉट डॉट ऐसे बना रखा है ये चीज़, ठीक है। ये आपका श्रीलंका का स्थिति है। ऊपर सबसे पड़ता है हमारा जाफना। अब देखते हैं ये श्रीलंकाई तमिलों ने किया क्या। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी, देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई देश में किसी व्यक्ति की पूछताछ नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अपने एक राजनीतिक पार्टी बनाएगी ताकि वो सरकार पर एक दबाव बना सके। तो इन्होंने भी तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने की बात की, क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात की, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। इसके लिए क्या किया, संघर्ष किया और तमिलों की आबादी वाले स्वायत्तता वाले इलाकों में उनकी मांगों को लगातार नकारा गया सरकार द्वारा। हुआ क्या, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। इसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक इस अविश्वास ने एक बड़े गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब हुआ क्या, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर
अन्य देशों में शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आप क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ है। कब युद्ध अंत हुआ है? 2009 में। आपको समझना होगा गृह युद्ध क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा गृह युद्ध किसी भी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। क्या कहते हैं? गृह युद्ध। आप इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा लगे तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं मॉडल बेल्जियम का। श्रीलंका का हमने पढ़ लिया। श्रीलंकाई जो तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये डिमांड करेंगे कि हमारे भी राजनीतिक संगठन बनाए जाए, हमारे भी तमिल को एक राजभाषा घोषित किया जाए, हमें भी क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, हमें भी सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में हमें भी एक प्रकार से ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाए, तमिलों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए, राजनीतिक जो संगठन बने राजनीतिक अधिकारों में बराबरी का अधिकार मिले। ये सारी चीज़ें इन लोगों को डिमांड किया और एक तमिल सरकार एक अलग बनाने के देश की बात की जिसको LTTE कहते हैं, इन्होंने डिमांड किया। अब थोड़ा सा देखते हैं बेल्जियम ने क्या तरीका अपनाया। बेल्जियम की समझदारी देख रहे हैं, दोनों का टाइटल उसका था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, दिखा रखा है किस प्रकार की एक्टिविटी है, और बेल्जियम का देख रखा है बेल्जियम में समझदारी किस प्रकार से निभाया। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। एक देश श्रीलंका जो इन क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक विविधता को अस्वीकार करता है, उसे अपना दुश्मन मानता, उसे अपनी ताकत नहीं मानता, उसे अपनी कमजोरी मानता, उसे अपनी प्रॉब्लम मानता है, जबकि बेल्जियम इसे अपनी ताकत मानता है। जैसे जिस प्रकार से अनेकों कलर का योग करके देखें तो एक प्रकार से हमारा इंद्रधनुष बनता है, तो वो उसकी खूबसूरती है। आप इस खूबसूरती को बचाइए, आप इस खूबसूरती को सजोइए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। जबकि वहीं यदि इसे आप अपना प्रॉब्लम समझ लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। बेल्जियम ने इसे क्या किया? अपने लिए एक प्रकार से गोल्डन चांस माना और इसने क्या किया? 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन तो सिर्फ इसलिए कर दिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की, वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई ऐसा देश नहीं कर पाया। बेल्जियम का मॉडल की कुछ बातें आपको निम्न तरीके से दे रखी हैं, उसको आप समझिए। पहला कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार हो सकता है कि एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि केंद्र सरकार में दोनों गुटों के मंत्रियों की संख्या समान होगी। जब कोई विशेष बात आएगी जिस पर नियम बनाना होगा, कानून पास होना होगा, तो इसमें दोनों पक्षों के, दोनों गुटों के मंत्रियों का बहुमत, सांसदों का बहुमत जरूरी है ताकि कोई भी एक पक्ष एक तरफा फैसला न ले सके। दूसरा कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं किया गया, उसको फ्री छोड़े आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। तीसरा कि ब्रसेल्स में एक अलग सरकार है, इन दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में जिस प्रकार से समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, इसलिए क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों पक्षों का बराबर किया था, जबकि दोनों की आबादी में, दोनों की भाषा में अंतर था। फ्रेंच और डच में वहाँ डच प्रधान था, लेकिन फ्रेंच को भी बराबरी का अधिकार दिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सेम यही स्थिति उल्टा हो गई। फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया क्योंकि उन्हें वहाँ पर अधिकार बराबरी का मिला था। अब जो हमारा अगला पॉइंट दे रखा उसे आप समझें
केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार, जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इस सरकार का चुनाव क्या करते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनेंगे। और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा, किस पे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। अर्थात सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होगा, गठन होगा, वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले ये अलग अलग समुदाय के ये अपनी अलग अलग सामुदायिक सरकार बनाएंगे और बार नहीं देश के किसी भी कोने में रहते इससे कोई मतलब नहीं होगा। और ये जो सामुदायिक सरकार बनेगी, ये सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे मसलों पर फैसला लेने का इसके पास अधिकार रहेगा। अब थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लगे, बेल्जियम का मामला बड़ा पेचीदा है हर चीज़ का, लेकिन निश्चित रूप से यह एक बहुत ही बेहद सफल व्यवस्था रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया और गृह युद्ध की स्थिति बचते बचते बच गई और भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बेल्जियम को टूटने से बचा लिया गया। इसकी स्थिति को देखते हुए जब यूरोपीय देशों के ने मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाने की बात की और हुआ कि इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को ही इसका मुख्यालय रखा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद, यह है यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर आपको दिख रहे बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह है कि दोनों ही देश क्या हैं आपको, पहला कि लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए, जबकि श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। आपको समझ में आ गया? ये दिखा रखा आपका एक कार्टून जिसमें दे रखा है कि भाई 2 लगा दीजिए ड्राइविंग सीट अपना, 2 आपका चलाने वाला, आराम से सत्ता की साझेदारी के जर्मन गवर्नमेंट के। अब आगे अपने वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर में इस सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और इसके बाद से अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक के बाद से आखिर में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं। अगले वीडियो में हम इसे क्लियर कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता की साझेदारी को आप फिर से देखिए, याद करें और इसे अपना नोट्स बना लें, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।